हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आगामी 23 जनवरी को होने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। आज की स्पेशल क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, LDC एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है संसद नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला देखिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं? सभी को पता है संसद के 2 सदन होते हैं। अगला देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला देखिएगा, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? भारतीय संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अगला देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह का समय अंतराल होता है। अगला देखिएगा, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है न्याय समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये संबंधित होती है साधारण विधेयक से। अगला देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसको राष्ट्रपति बुलाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला देखिएगा, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कभी नहीं। अगला देखिएगा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। अगला है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन प्रथा है शून्य काल। अगला देखिएगा, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा है? संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय है प्रश्न काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक को। अगला देखिए, संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसदों के वेतन का निर्माण करती है संसद। अगला है आपका, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम है संघीय सरकार। अन्य नाम से इसे जाना जाता है संघीय सरकार के। अगला देखिएगा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु शब्द का गठन कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु शब्द का गठन हुआ 1989 में। अगला देखिएगा, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही। अगला देखिएगा,
संसद भवन जो कि पार्लियामेंट हाउस भी इसे कहते हैं का उद्घाटन कब हुआ था? पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 1927 में हुआ था। अगला देखिएगा, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। अगला देखिएगा, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण होता है संसद का। अगला देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है और संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। अगला देखिए, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो देखिए, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है संसद के मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहा जाता है। और संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है 552। अगला देखिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 545 वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। अगला देखिएगा, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अगला देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है 1971 की जनगणना पर। अगला देखिएगा, कौन सी लोकसभा के चुनाव पर 4 चरणों में हुए? कौन सी लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हुए? तो ये हुए 14वीं लोकसभा के चुनाव। अगला देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। अगला देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगला देखिएगा, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल, इन 2 राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है महाराष्ट्र में। अगला देखिए, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है नागालैंड में। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, देखिए सिक्किम और मिजोरम में भी कम है। अगला देखिएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अगला है आपका, लोकसभा का नेता कौन होता है? यहाँ पे राज्यसभा का होना चाहिए। लोकसभा अगला देखिए, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई 1976 ईस्वी में। अगला देखिए, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र होने जरूरी होते हैं? लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र होने जरूरी होते हैं। अगला देखिएगा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल आपका पास हो सकता है लोकसभा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास सदन। अगला देखिए, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है ये लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अगला देखिए, प्रोटेम स्पीकर, प्रोमेट होना चाहिए यहाँ पे। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है?
तो देखिए 2 माह तक जो भी लोकसभा सदस्य अनुपस्थित रहता है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा ही पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगला देखिए, किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो देखिए सांसद जो है ये लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए लगभग वृद्धि कर सकती है संसद लोकसभा के कार्यकाल में। अगला देखिए, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 2 बार। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो इसमें विचार अभिव्यक्त होते हैं दयानंद सरस्वती के। अगला देखिए, धरातली सजावट की पितरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसमें किया गया? तो ये किया गया है इत्मादुद्दौला के मकबरे में। ऑप्शन यहाँ पे 2013 में किया गया, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। अगला देखिए, RPSC 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। धरातली सजावट को पितरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसमें किया गया? तो ये किया गया है इत्मादुद्दौला मकबरा में, इत्मादुद्दौला के मकबरा में। अगला देखिए, गांधी से हुए पूना समझौता यानी पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर दिए थे? तो गांधी जी से हुए पूना समझौता यानी पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे भीमराव अंबेडकर ने, BR अंबेडकर ने। अगला देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। अगला देखिएगा, सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के सहयोग नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर था आपका एक पुस्तकालय, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, भारत में भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम में। अगला देखिएगा, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखिए, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपकेंद्री बल। अगला देखिए, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? छोटा नागपुर पठार में नहीं बहने वाली नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी भारत के मेघालय में स्थित है। अगला देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडों के लिए। कमेंट करके बताएं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगला देखिए, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है आपकी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अगला है आपके, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति प्राप्त है संसद को। अगला देखिएगा, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संतुति देनी होती है? तो देखिए, राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संतुति देनी होती है। अगला देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। अगला देखिएगा, भारत के संविधान
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 331 के द्वारा। अगला देखिए, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत संसद को राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला देखिए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है केवल राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया? तो ये योजना थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में लाने के लिए इसका श्रेय दिया जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला देखिए, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है भूमि कीमत से। अगला देखिए, तनिष्क पब्लिकेशन आगरा द्वारा पोस्टेड अगला देखिएगा, निम्नलिखित उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपके नोएडा में स्थित है। अगला देखिए, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई 1998-99 में। अगला देखिए, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, तो नाबार्ड जो है ये कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। अगला देखिए, अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके हुए लैटेक्स से, बिना पके फल के लैटेक्स से अमीफ प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, तो कनाडा लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। अगला देखिए, स्थानांतरित कृषि झूम किस राज्य में प्रचलित है? स्थानांतरित कृषि झूम प्रचलित है आपके असम राज्य में। अगला देखिए, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, 1952 में किया था एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित। अगला देखिएगा, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। अगला देखिए, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। देखिए, UPPSC 2015 में पूछा गया है, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन कीजिए, आपके RO एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक और अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा।
इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आपने लाइक किया नहीं किया वीडियो को जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। ग्राफीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि सर्वाधिक मजबूत होता है। अगला देखिए, कौन से विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। शरीर में भंडारित नहीं होने वाले विटामिन है विटामिन बी व विटामिन सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के प्रमुख संगठन व उसके मुख्यालय। देखिए, संगठन और उसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ जो संगठन है ये आपके न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। अगला देखिए, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ये ही विश्व के प्रमुख संगठन है जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहा जाता है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगला देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस के लाओस में। अगला देखिएगा, पेरिस लाओस में इसका है मुख्यालय। अगला देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी OAS का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगला देखिएगा, अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा में। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय है मॉस्को में। अगला देखिएगा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज यानी WCC का मुख्यालय है जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय है आदिस अबाबा में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय है बगदाद में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है वियना में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय है ग्लांड स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय है लुसाने में। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय है जिनेवा में। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसका मुख्यालय है वियना में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है पेरिस में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय है जेनेवा में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है जिनेवा में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय है लग्जमबर्ग में। अगला देखिए, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है पेरिस में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय है बैंकॉक में। गेट का मुख्यालय है जिनेवा में। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय है आदिस अबाबा में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय है जकार्ता में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान थे राजकवि, बाण, दिवाकर, मयूर। तो ये ध्यान रखिए। अगला है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुइन सांग एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया था। अगला देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हर्षचरित पुस्तक की रचना बाण भट्ट ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। जो चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। अगला देखिए, कश्मीरी कवि विल्हण किसके दरबार में थे। कश्मीरी कवि विल्हण विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। अगला देखिए, वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय।
अगला देखिए पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था, तो पुलकेशिन द्वितीय समकालीन था हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है चोल कला का। अगला देखिए प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था, तो मिहिर भोज जो है ये प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट था। अगला देखिए गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जयचंद्र। अगला देखिए चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है, सड़क ए आजम ये संबंधित है शेरशाह से। अगला देखिए परमार वंश का कौन राजा अपनी दानशीलता कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था, तो ये राजा था राजा भोज। अगला देखिए गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी थे, देखिए गीत गोविंद से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार आयोग द्वारा, तो आप नोट डाउन कीजिए इसको। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव और ये दरबारी कवि थे सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के, ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा 16 डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था, 16 डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला देखिए किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ये किया था राणा कुंभा ने। अगला देखिए महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, इंपॉर्टेंट है महमूद गजनी ने 17 बार किया था भारत पर आक्रमण। अगला देखिए महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो देखिए 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला देखिए 20 किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर दी थी, तो ये राजा था जयपाल। अगला देखिए महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया 1024 ईस्वी में। अगला देखिए महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था, तो देखिए महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसको कुल धन मिला था 20 लाख दिनार से अधिक। अगला देखिए सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया, तो देखिए सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़वाकर महमूद गजनी ने इसको भिजवा दिया था गजनी, मक्का और मदीना के मस्जिद की सीढ़ियों पर गलियों में, यहाँ पर इसको भिजवा दिया था इसने। अगला देखिए महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान था अल बरूनी। अगला देखिए महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, महमूद गजनी के दरबार में थे अल बरूनी, फिरदौसी, उसरी और फर्रुखी, ये सारे विद्वान जो थे ये महमूद गजनी के दरबार में थे। अगला देखिए मोहम्मद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों पर प्रशासन भार सौंपकर गजनी लौट गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखिएगा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैं, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए ये क्लासेस आपके आगामी 23 जनवरी तक जरूर चलेंगी, तो आप इन्हें सुबह 10 बजे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था और उनसे जो बची सामग्री थी उससे दिल्ली में कुबत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अगला देखिएगा लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखिए कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला देखिएगा एकता प्रणाली को किसने चलाई थी, एकता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने, इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लीजिए। अगला है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी रजिया बेगम। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चुलागानी यानी 40 तुर्की गुलामों का संगठन
तुर्कान ए चुलागानी जो था ये 40 तुर्की गुलामों का संगठन था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। अगला देखिए दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? दीवान ए रियासत की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता? तो उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? सांकेतिक मुद्रा जारी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखिए किसे पागल बादशाह कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, पागल बादशाह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला देखिए किसने नहरों का निर्माण करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिएगा चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। चौसा का युद्ध हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच। अगला देखिएगा हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये, तो नोट डाउन कर लीजिए। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला देखिए धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने स्थापना की थी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की। अगला देखिएगा 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था? तो आप हर तरीके से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला देखिए अकबर के दरबार में नवरत्न कौन से थे? तो अकबर के नवरत्न थे देखिए मुल्ला दो प्याजा, हकीम हमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। अगला देखिएगा जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? देखिए जहांगीर का न्याय से संबंधित विख्यात है न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्याय की जंजीर, ये विख्यात है न्याय की जंजीर से। अगला देखिए नूरजहां मेहरू निनसासा से किसने शादी की थी? नूरजहां जिन्हें मेहरू निनसासा भी कहा जाता था, इनसे शादी की थी जहांगीर ने। अगला देखिएगा गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां बेगम ने किया था। अगला देखिए जहांगीर के शासनकाल में कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश मुगल दरबार में आए थे कप्तान हॉकिंस, ये एक ब्रिटिश व्यापारी थे जो कि मुगल दरबार में आए थे। इसके साथ ही पाल कैनिंग और सर टॉमस रो, ये सभी ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे जहांगीर के शासन काल में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शालीमार बाग कश्मीर। देखिए शालीमार बाग है आपके कश्मीर में, किसने लगवाया था ये? तो शालीमार बाग जहांगीर ने लगवाया था। अगला देखिए सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सिख के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो देखिए सिख के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। अगला देखिएगा किस मुगल शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो देखिए ये मुगल शासक था आपका जहांगीर, जिसके शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला देखिए एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है आपका शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था, आप सभी को पता होगा। अगला देखिए किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो देखिए स्थापत्य कला के विकास के कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में प्रारंभ की गई 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार RS रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये रखा गया है कनाडा में। अगला देखिएगा 17A परियोजना का संबंध किससे है? तो 17A परियोजना का संबंध है
नौसेना से, भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग दी है? तो ये है आपका शहरी विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय का नाम है शहरी विकास मंत्रालय, जिसने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग दी है। अगला देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, इसके जो वर्तमान चेयरमैन है, इसका कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं आता वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट इसका आंसर कर दूंगी। अगला देखिए, महिला शासिका रुद्रामा देवी किस राजवंश से संबंधित थी? महिला शासिका रुद्रामा देवी संबंधित थी काकतीय राजवंश से। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मंगोल पैटर्न पर दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को संगठित करने का प्रयास किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। अगला देखिए, कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? इंपॉर्टेंट है, बलबनक जो था ये स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था। अगला देखिएगा, तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट है मोस्ट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तुजुक ए बाबरी ये ग्रंथ लिखा गया है तुर्की में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला देखिए, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला है, उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिमालय किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने शुरू किया था? उर्दू साप्ताहिक पत्र था एक अल हिलाल, ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। अगला देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो पारा होता है चमकने वाला पदार्थ थर्मामीटर में। अगला देखिए, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? बिजली के हीटर में नाइक्रोम के तार होते हैं। अगला देखिए, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। अगला देखिए, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? पीने के पानी में मिलाई जाती है क्लोरीन गैस। अगला देखिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये गैस है आपकी ऑर्गन गैस। अगला देखिए, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। अगला देखिए, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो ये गैस है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको सूंघने पर आदमी हंसने लगता है और इसको लाफिंग गैस भी आप कह सकते हैं। अगला देखिए, किस ग्रह को रेड स्टार या लाल तारा कहते हैं? तो ये ग्रह है मंगल ग्रह। अगला देखिए, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है या शाम का तारा कहा जाता है? ये है आपका शुक्र ग्रह, जिसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है ह्यूमन बॉडी में। अगला देखिए, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ है जो कि आग में नहीं जलता है। अगला देखिए, बर्फ पानी में क्यों तैरता है? बर्फ पानी में तैरता है, इसका सापेक्षिक गुरुत्व पानी के गुरुत्व से कम है, इसलिए ये तैरता है। अगला देखिए, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है मनुष्य के आंसुओं में। अगला देखिए, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? तो रेडियम सबसे जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन धातुओं को मिलाकर पीतक बनाते हैं? तो धातु तांबा और जस्ता, इन धातुओं को मिलाकर पीतक या पीतल होना चाहिए, यहाँ पे पीतक तो होता नहीं है, पीतल बनाया जाता है। अगला देखिए, सबसे कठोर अधातु कौन सी है? सबसे कठोर अधातु है आपकी हीरा। अगला देखिए, कौन सी गैस हवा में जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जलती है हवा में। अगला देखिएगा, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है। अगला देखिए, किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? एल्यूमिनियम व निकल को मिलाकर चुंबक बनता है। अगला देखिएगा, कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में पाया जाता है? ये है आपका अभ्रक। अगला देखिए, घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ, ये होता है रेडियम। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
धारा 307 का मतलब होता है हत्या की कोशिश। देखिए धारा 302 हत्या का दंड, धारा 376 में बलात्कार, धारा अगर कोई डकैती कर लेता है तो उसमें धारा 395 लगाई जाती है, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य पर लगाई जाती है और धारा 396 ये डकैती के दौरान अगर हत्या की है तो धारा 396 लगती है। और देखिए एक धारा 120 लगती है, षड्यंत्र रचता है जो कोई तो उस पर धारा 120 लगाई जाती है। और देखिए धारा 365 इसको लगाया जाता है अपहरण पर, अगर कोई किसी का अपहरण कर ले तो धारा 365 लगाई जाती है। अगला देखिए पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। अगला देखिए पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना पुनर्जागरण का अर्थ होता है। अगला है पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मानवतावाद पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अगला है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण क्या था? ये था एक बौद्धिक आंदोलन। अगला देखिए किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? रेड इंडियन अमेरिका देश के मूल निवासी को कहा जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था बोस्टन की टी पार्टी। अगला देखिए बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी 1773 में। अगला देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वाशिंगटन। अगला देखिए अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला देखिए आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है अमेरिका को। अगला देखिए प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। अगला देखिए विश्व की सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। अगला देखिए अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? दास प्रथा का उन्मूलन किया था अब्राहम लिंकन ने 1863 में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। अगला देखिएगा फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। अगला देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। अगला देखिएगा समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये क्रांति थी आपकी फ्रांस राज्य की क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति। अगला देखिए माप तौल की दशमलवी प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है ये फ्रांस में शुरू हुआ था। अगला देखिए नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में अजासियो में। अजासियो जो कि आपके कोर्सिका द्वीप में है, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ? तो एक सैनिक के रूप में नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ। अगला देखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। अगला देखिएगा आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। तो गाइज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस पोर्शन यहाँ पे कवर कराया जाता है। इसके अलावा आपके उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन रात 8 बजे दिए जाते हैं आपको, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आगामी आरओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका कोई भी उत्तराखंड एग्जाम हो तो सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ। अगला देखिएगा नेपोलियन
की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है नेपोलियन कोड। अगला देखिए, वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू में भेज दिया गया? तो इस टापू का नाम था सेंट हेलेना। अगला देखिएगा, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण नेपोलियन के पतन का कारण बना। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? नेपोलियन कानून संहिता के लिए अविस्मरणीय है। अगला देखिए, इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इटली का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है मेज़िनी, काउंट काबुर और गैरी बाल्डी को। अगला देखिएगा, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, इटली का बिस्मार्क काउंट काबुर को कहा जाता है, काउंट काबुर। अगला देखिए, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। अगला देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क कौन था? प्रशाक के शासक विलियम का प्रथम प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। अगला देखिए, जर्मनी का एकीकरण किस सदी की महान घटना थी? जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी की एक महान घटना थी। अगला देखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? कार्ल मार्क्स रहने वाला था जर्मनी का। अगला देखिए, समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक था कार्ल मार्क्स। अगला देखिए, दुनिया को मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला देखिए, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को कहा जाता था जार। अगला देखिए, रूस का अंतिम जार कौन था? अंतिम जार था जार निकोलस द्वितीय। अगला देखिएगा, 1917 ईस्वी में रूसी रक्तहीन का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 ईस्वी में रूसी रक्तहीन का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला देखिए, नवंबर 1907 की बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? तो ये था लेनिन। अगला देखिए, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। अगला देखिए, औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? ये हुई इंग्लैंड में। अगला देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासन काल में। अगला देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई थी? ये हुई थी 1688 ईस्वी में। अगला देखिए, 1688 की रक्तहीन किसके समय में हुई थी? ये हुई थी जेम्स द्वितीय के समय में। अगला देखिए, 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। अगला देखिए, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध। अगला देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। अगला देखिए, मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र, इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा के हस्ताक्षर किए थे? ये राजा था आपका किंग जॉन ने। अगला देखिएगा, एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये हुआ था जापान देश में। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्नांडिस की हत्या कब और किस ने की थी? तो इसकी हत्या की थी 28 जून 1914 ईस्वी को। किसने? ने बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में इसकी हत्या कर दी थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया? तो ये जाना गया धुरी राष्ट्र के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। अगला देखिएगा, कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया 1 अक्टूबर 1858 ईस्वी में। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर में। अगला देखिए, वह सूफी संत कौन था जो भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग मानता था? ये था मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के कहलाते थे? ये कहलाते थे रूपक। अगला है, बाल
विवाह में आरंभ हुई थी, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। अगला देखिए सीकर, वह झुंझुनू जिले में बोली जाने वाली भाषा है, ये भाषा है तोरावटी भाषा। अगला देखिए जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी थी स्वांगिया, या इनका नाम सांगिया सुग्गा भी माता भी कहा जाता था। तो ये जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हुआ करती थी स्वांगिया। अगला देखिए सर्वप्रथम राजधानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजधानी शब्द का प्रयोग किया था। अगला देखिए एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजी जाती है, तो ये माता है शीतला माता। अगला देखिए देशनोक के करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को कहा जाता है, ये कहा जाता है काबा। अगला देखिए चूने के प्रयोग के लिए बिना पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया किला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर का किला, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए किस किले को बख्तरबंद किला कहा जाता है? इस किले का नाम है रणथंभौर किला, जिसे बख्तरबंद का किला भी कहा जाता है। अगला देखिए गोगरोण के किले में कितने साके हुए? तो गोगरोण के किले में साके हुए थे 2। अगला है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जापान में। भारतीय रिजर्व बैंक में अब तक कितने गवर्नर जनरल रह चुके हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक में 23 गवर्नर अब तक रह चुके हैं। अगला देखिए किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। अगला देखिए किस देश ने 2032 तक 40 नए परमाणु बिजली घर बनाने का लक्ष्य रखा है? ये देश है दक्षिण कोरिया, जिसने 2032 तक 40 नए परमाणु बिजली घर बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला देखिए निम्न में से किस राष्ट्र के साथ भारत ने परमाणु बिजली हेतु करार दिया था? तो ये दिया था आपके नामीबी। अगला देखिए बेईदोउ उपग्रह प्रणाली किस देश से संबंधित है? बेईदोउ उपग्रह प्रणाली चीन देश से संबंधित है। अब तक खोजे गए सबसे अंधेरे ग्रह का नाम क्या है? तो ये है TRES-2। अगला देखिएगा एनसीलैंडस किस उपग्रह का उपग्रह है? एनसीलैंडस ये उपग्रह है शनि ग्रह का उपग्रह। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में नहीं है? तो क्रोएशिया देश बाल्टिक देशों में नहीं है। अगला देखिए ग्रीन डोलिना गुफा कहाँ स्थित है? ग्रांड डोलिना गुफा है आपके स्पेन में। सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है लंदन का, ग्रेट ब्रिटेन का लंदन। अगला देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला देखिए सर्वाधिक संख्या वाला देश है चीन देश, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश है भारत। अगला देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है अंटार्कटिक। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो यह है नाइजर नदी, जिसको तेल नदी कहा जाता है। अगला है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यह है राइन नदी। अगला देखिए बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला देखिए रूस की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वेलगा रूस की सबसे बड़ी नदी है। अगला है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है वोल्गा नदी। अगला है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? रूस की राइन नदी जो है ये कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार। अगला देखिए किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है? तो देखिए नील नदी का उद्गम होता है स्थल भूमध्य रेखा के निकट। अगला देखिए विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है
हांग हो नदी को। अगला देखिएगा, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखिए, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? वियतनाम से होकर बहती है लाल नदी। अगला देखिए, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इराक नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराना तथा पराग्वे नदियों का संगम के बाद किस नाम से इन्हें जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं ला प्लाटा नाम से। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये है डैन्यूब नदी। अगला देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा ऐसा धातु है जिससे सर्वप्रथम मनुष्य ने इसका प्रयोग किया था। अगला देखिए, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी? टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के बाद प्रदान की गई थी। अगला देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला देखिए, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? ये है लॉर्ड एंगिल का कथन, लॉर्ड एल्गिन का कथन है ये। अगला देखिए, 8 जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो इन्हें कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला देखिए, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। अगला देखिए, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्य दल बनाया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुनीता नारायण की अध्यक्षता में। अगला देखिए, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणो वासुदेव मावलंकर एम अनंत शयनम आयंगर, ये थे आपके पहली लोकसभा के अध्यक्ष। अगला देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन होता है। अगला देखिए, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। अगला के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम स्थान। अगला देखिएगा, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? कर्नाटक राज्य ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में सोना होता है। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था 1896 में। अगला देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 में। अगला देखिए, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? ओलंपिक मशाल जलाने की जो प्रथा है ये 1928 ईस्वी से शुरू हुई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1960 से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 ईस्वी में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था।
अगला देखिएगा एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला देखिए फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फुटबॉल का इंग्लैंड में जन्म हुआ था। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉलीबॉल खेल का जन्म हुआ था। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। अगला देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? यह है स्पेन का। अगला देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखिएगा क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है। अगला देखिएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अगला देखिए बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगला देखिएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एरेना। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेलोड्रम। वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में वोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा, साहित्य, शांति और रसायन के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। अगला देखिए भौतिकी और अर्थशास्त्र, देखिए शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र, ये सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? वैज्ञानिक एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। अगला देखिए विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है विश्व में। अगला देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है भारत रत्न। अगला देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। अगला देखिए गांधी शांति राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? ये किया गया 1995 में। अगला देखिए देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? देश में कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अगला देखिएगा कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इंपॉर्टेंट है, तो भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। अगला देखिए हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है हेमा मालिनी श्रीदेवी, ये दोनों। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन का आविष्कार किसने किया? विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया? मैकुलिन ने किया था ए और बी का आविष्कार। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया? हॉवकट ने। अगला देखिएगा विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का हॉपकिंस ने आविष्कार किया था। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।